तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पेपर। ठीक है, और सबसे पहले इसका सिलेबस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट यह जो है सिलेबस एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और आरयू यानी कि रांची यूनिवर्सिटी, इन दोनों के लिए है। एसकेएमयू का सिलेबस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी देख सकते हैं। और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का सिलेबस एकदम 100% मैच करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है। ठीक है, और उससे भी पहले जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। पहले तो सिलेबस में इन्होंने दिया था कि हम सब्जेक्टिव देंगे, लेकिन इनका मूड बदला है और अभी ये बोल रहे हैं कि अब हम जो क्वेश्चन देंगे वह हमारा एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, ये अब बोल रहे हैं कि अब एमसीक्यू टाइप से अब हम आपको क्वेश्चन देंगे। रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों में ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव। अब मैथ सुन के ही आदमी को डर लग जाता है यार, बुखार चढ़ जाता है ना। जो लोग आर्ट्स कैंडिडेट हैं, जो लोग मैथ से डरते हैं शुरू से, उन लोगों को तो अब डर ही लगेगा कि भाई मैथ है। और देखिए, अभी तक 2 यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 2 का, और मैथ का जो पेपर है कौन कौन से 2 यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो हजारीबाग यूनिवर्सिटी और धनबाद यूनिवर्सिटी, और दोनों झारखंड सरकार की यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, और दोनों पे जगह पे जो है मैथ आया है क्वेश्चन, वह आपका इंग्लिश में आया है। ठीक है, ये देख लीजिए, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। पहले जान लेते हैं सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला है आपका सब्जेक्ट एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, यूनिट 2, एंड सेम इसी तरह से यूनिट 3 में है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अब देख लेते हैं पहले कि एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है। ये तो थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, ठीक है, मीन, डिविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर है आपका यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। ठीक, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इवेंट्स। नेक्स्ट है आपका ओकरेक, क्या है यार, मैंने भी इसको शायद नहीं पढ़ा है, ओ करेंस। ठीक है, फिर ऑफ इवेंट्स, नॉट एंड और इवेंट्स एंड, ये शायद जो है ना, मैंने भी कुछ टॉपिक हैं जिसको नहीं पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये टॉपिक मुझे भी थोड़ा सा टफ लग रहा है। अब ये इवेंट्स है, फिर है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एंड देन है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर है हमारा एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किनको होगा वो भी मैं बता रहा हूँ, और सॉल्यूशन क्या है ये इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पढ़ना है कि व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है। ठीक है, फिर पढ़ना है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ये डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक हैं कुल मिला के इतने। ठीक है, कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ पे फ्लो चार्ट तक। फिर आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट इसमें पढ़ना है। इसमें आपको डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा, मतलब डीआई पढ़ना है। ठीक है, एक तरह से, और ये आपका पूरा वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन तक यहाँ तक दिया गया है। अब बोलिएगा आप खाली ऐसा ऐसा बोल दे रहे हैं, मतलब कुछ तो बताइए। देखिए, बताऊंगा क्या, जिनको ये पेपर जो है अभी तक दोनों यूनिवर्सिटी में केवल और केवल इंग्लिश में आया है। अब बोलिएगा जो लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ने नहीं सकता है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका जो होगा ना इस बार, अब वही जानेगा। देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर आपको सेमेस्टर 2 में कोई सब्जेक्ट फेल कर सकता है ना, तो वो 2 सब्जेक्ट है।
पहला है आपका मैथ का सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट एक फेल कर सकता है। दूसरा आपको कर सकता है इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट। अगर ये 2 सब्जेक्ट आप पार लग जाते हैं तो आपको और कोई सब्जेक्ट फेल नहीं कर पाएगा, बस इन 2 सब्जेक्ट्स को आपको बचना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और पास करने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपको उसके लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी या एनपीयू दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर केवल इंग्लिश में आता है तो बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे, ठीक है, इसकी संभावना है। और इसको पढ़ाने का देखिए, अगर आप शुरू से अगर मैथ में तेज़ हैं तो मैं बताऊंगा कि आप इसमें पास हो जाइएगा। लेकिन अगर आप शुरू से मैथ में कमज़ोर हैं, 10 क्लास भी किसी तरह से ठेल धकेल के पार किए हैं, 12th आर्ट्स में आ गए हैं, ठीक है, तो आपको डर है कि इस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा डर है। और इंग्लिश का भी सब्जेक्ट ऐसा डर है, जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो भी फेल हो सकते हैं। तो फिर तरीका क्या है? देखिए तरीका बस यही बचता है कि आपको जितना भी आता है मैथ में, मैं एक दो क्लास का 4-5 क्लास लूँगा, अगर आपको उसमें जितना भी आएगा, ठीक है, उन सभी को आप पढ़िए, ठीक। और दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको तुक्का लगाने का एक तरीका बता दूंगा कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं केवल बी तो संभावना है कि देखिए इसको 3 भागों में 4 भाग रहता है, ठीक। तो इसको भाग में बांट दीजिए, कितना आएगा टोटल, तो 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ठीक, तो 12 क्वेश्चन मान लेते हैं कि ए का 12 गो है, बी का 12 गो है, ठीक, मतलब ऑप्शन बी 12 गो है 50 गो में, ऑप्शन सी 12 गो है, और ऑप्शन डी आपका 14 गो है। इस टाइप से आएगा, तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन बन गया ठीक, और नहीं बना तो तुक्का लगाइए। और तुक्का मैक्सिमम जो है आपका किस पे जाता है, बी या सी पे जाता है, ठीक है, मैक्सिमम तुक्का बी या सी पे जाता है, सही। अब चलिए वो तो अलग की बात है, जब नहीं बनेगा उस टाइम पे, लेकिन हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा आप तो पहले ही हमें डिमोरलाइज कर दिए। आज मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा था, क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, अगर आप बना पाएँ तो देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इफ़ अ डाइस इज थ्रो। अगर आपको एक पासा फेंकने के लिए दे दिया जाता है, अभी मैं इसका हिंदी भी करके दूंगा, ठीक है, एक पासा फेंकने के लिए दे दिया जाता है, और उसमें जो है ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अब बोलिएगा ऑड क्या होता है तो बोला ना, इंग्लिश जिनको नहीं आता है ना उनको दिक्कत होगा। अब आपको जानना होगा इवेन नंबर, ठीक है, इवेन नंबर क्या होता है, फिर जानना होगा ऑड नंबर क्या होता है। तो इवेन नंबर होता है सम संख्या, ऑड नंबर होता है विषम संख्या। अब बोलिएगा सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, भूल गए हैं, ठीक है। तो सम संख्या वो संख्या होते हैं 2, 4, 6, 8, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटता, जैसे 3, 5, 7, ठीक है। समझ गए हैं, इतना समझे ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इफ अ डाइस इज थ्रो। तो एक पासे को फेंकने पर जो है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा में कितना तक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 ये होता है। यहाँ पे ओड नंबर कौन कौन है, जो 2 से भाग लगते हैं, ठीक है, सॉरी जो 2 से भाग नहीं लगते हैं। तो 3 है और 5 है, ठीक है। तो एक क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या, तो एक जो है एक विषम संख्या है, तो ये भी आपका एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो 1, 3 और 5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से भाग नहीं लगती हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 संख्या ऐसी है जिसको हम 2 से भाग नहीं लगती है, ठीक है। और अगर एक पासा को फेंकेंगे तो कितना आ सकता है, हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो प्रायिकता आने की संभावना क्या होगी कि 3 आए। तो देखिए या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 5 आएगा, तभी जाके हमारा ऑड नंबर बनेगा। यानी कि टोटल हमारा इवेंट कितना है, 3।
और टोटल आने की संभावना कितनी है, ठीक 6। तो इसको काटिएगा तो 3 1 3, 3 दूना 6। आपका इस तरह से 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को बाउंस कर गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैं थ्योरी ले लूँगा 1 2 क्लास, और हो सके अगर कोई अच्छा मैथ का सामने कोई दोस्त हों या बड़े भाई हों आपके, ठीक है, या बड़ी दीदी हो, तो उनसे का मैथ सीख सकते हैं। नहीं तो ये पेपर आप फेल कर जाइएगा। ठीक है, मैं इधर सीरियसली बोल रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत से लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं और 1 2 लास्ट से के क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद कल से आपका मैथ का क्लास लूँगा, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसमें फेल कर जाइएगा ना तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और तब भी अगर पास नहीं हो पाते हैं तो फिर इग्नू पे आ जाइएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल बार चार्ट शोइंग मेंस एंड वुमेन्स, ठीक, एवरेज डेली अर्निंग इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो बोला गया है कि एक चार्ट दे दिया गया है, यहाँ पे एक कंपनी में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है काम करती हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे विवरण दे दिया गया है। जैसे बोल दिया गया है कि मल्टी बार चार्ट शो कर रहा है आपका, देख लीजिए ये मल्टी बार चार्ट है। ठीक है, मल्टी बार चार्ट शोइंग मैन एंड वुमेन, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत। ठीक, और एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है कि एवरेज डेली अर्निंग, वह दिन का औसत कितना कमाते हैं वो दिखा रहा है। मैन 21 ईयर एंड एबव, जो पुरुष हैं वह 21 साल और उससे अधिक उम्र के हैं, एंड वुमेन 18 ईयर्स एंड एबव, और महिलाएं जो हैं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं। और इस तरह की जो लाइनें इंडिकेट कर रहा है आपको, ये क्रॉस वाला लाइन यह महिलाओं को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ब्लैंक वाला लाइन है सफ़ेद वाला, यह पुरुषों को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एवरेज डेली अर्निंग दिखा रहा है। जैसे 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में ये कंपनी में महिलाएं कितनी कमा रही थी औसत, तो औसत जो है 18.30। ठीक है, मतलब 18 रुपया 30 पैसा दिन के कमाती थी। पुरुष वहीं पे 35 रुपया 80 पैसा जो है दिन के कमाते थे, एक दिन का औसत। ठीक है, नेक्स्ट है 2001 में 40.90 रुपया दिन के औसत कमाते थे, और यहीं पे महिलाएं जो है 21 रुपया 10 पैसा दिन के औसत कमाती थी। तो इस तरह से हमारा डाटा दे दिया गया है। पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ मैन एंड वुमेन ओवर, क्या बोला गया है, ओवर सक्सेसिव ईयर। ठीक है, तो बोला गया है कि अंतर कितना है, किसका किसका, तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डेली अर्निंग, ठीक है, दैनिक औसत जो उनका कमाई है उसका अंतर कितना है मैन एंड वुमेन का, ओवर, तो अब देख लेते हैं ओवर सक्सेसिव ईयर। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी का सहारा लेंगे। आप बोलिएगा खाली इंग्लिश से बताते हैं। देखिए मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दिया है, आपको दिखा रहा हूँ। शायद टोटल इंग्लिश को टोटल हिंदी में मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है। कहाँ गया जी, हिंदी होगा तब ना, नहीं तो फिर नहीं। 25 को क्वेश्चन तक हम ट्रांसलेट किए हैं, तो इंग्लिश सही समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है दैनिक महिलाएं और पुरुषों में अंतर क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है प्रत्येक साल। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 18 था, फिर यहाँ पे 21 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 40 हो गया। ठीक है, तो पुरुषों में भी देखिए प्रत्येक साल क्या हो रहा है, 35 था, 40 हो गया, 48 हो गया, फिर 59 हो गया, फिर 66 हो गया। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे हैज़ इंक्रीज। ठीक है, एवरी ईयर जो है इनका सक्सेसिव ईयर में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है बस। अब यहाँ पे सिंपल सी ऑब्वियसली बात है कि कॉमन सी बात है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा वो फेल कर जाएंगे अगर आपका पेपर इंग्लिश में आता है तो। ठीक है, लास्ट में तुक्का काम देगा, तो जितना क्वेश्चन बनेगा बना लीजिएगा, नहीं तो फिर तुक्का मार दीजिएगा। ठीक है, वो गाना सुने हैं ना, वो क्या है कि होना तो बर्बाद है ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाया है NEP 2020। इसमें
आपको मतलब क्या बताएं, ये जो है क्वेश्चन दे रहा है ना, इतना टफ टफ लेवल का क्वेश्चन है यार, नहीं देना चाहिए ग्रेजुएशन में। आर्ट्स के बच्चे को काहे दे रहे हैं, जो साइंस लिया उसको पढ़ाइए ना। ठीक है, आर्ट्स के बच्चे को आप दे दीजिए यार सोशल साइंस का सेट वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ मैन ओवर द प्रिसाइडिंग ईयर द मैक्सिमम। तो किस साल दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस साल सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मैन ओवर द प्रिसाइडिंग ईयर। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 35, यहाँ पे मैन में बोला गया 35 से यहाँ पे 40 आया, कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा 40 से 48, इसमें कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है। फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया है 48 से 59 हो गया, तो कितना बढ़ गया है यहाँ पे हमारा 11 बढ़ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 66 हो गया, तो यहाँ पे 7 बढ़ा है। सबसे ज़्यादा किस ईयर में बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है हमारा यहाँ पे 2002 से 3 में। ठीक, अब देख लेते हैं आंसर। देखिए यहाँ पे 2003 आ गया आंसर, देखें ना, सबसे ज़्यादा उसी में बढ़ा था। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन समझना यहाँ पे सबसे बड़ी रोल प्ले कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इन विच ईयर द, क्या बोला गया है कि इन विच ईयर द रेशियो ऑफ मैन एंड एवरेज डेली अर्निंग टू वुमेन्स एवरेज डेली अर्निंग इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो बोला गया है कि किस साल अनुपात जो है औसत अनुपात अर्निंग वुमेन्स एवरेज डेली अर्निंग द हाईएस्ट। ठीक है, तो बोला गया है कि किस साल महिलाओं का औसत अनुपात सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, वृद्धि। इन द विच ईयर द मेंस एवरेज डेली अर्निंग टू वुमेन एवरेज डेली अर्निंग इज द हाईएस्ट। तो किस साल सबसे ज़्यादा हुआ है महिला और पुरुष में, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे जो है आपका पुरुषों का अनुपात कितना है 35 है और महिलाओं का अनुपात कितना है 18। अब यहाँ पे रेशियो निकालिए तो कितना आएगा, काट के मान के चलते हैं इसको 36 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 2:1। ठीक है, ये हो गया 2:1, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 50% का अंतर है। ठीक है, इसमें देखिए तो 21 दूना 42 हो रहा है, नहीं, ये 50% के आसपास नहीं है। इसका देख लीजिए, इसका कितना अंतर है, तो 27 से यहाँ पे जो है बढ़ रहा है और कितना हो रहा है, इतना काहे करेंगे यार, डायरेक्ट हम अंतर निकालते हैं ना। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, रेशियो आ जाएगा अपने आप। तो 18 से 35 कितना हो रहा है, डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए। ठीक, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे टोटल 17। अंतर निकालिए बस। इसमें देखिए, इसमें कितना अंतर आ रहा है हमारा, तो इसमें अंतर आ रहा है हमारा, नहीं अंतर नहीं यार, रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो इस तरह से बनेगा कि 35/18। ठीक, ये और फिर ये आ जाएगा आपका 40/21, राउंड फिगर में मैं बना रहा हूँ, 48/27। ठीक है, नेक्स्ट है 59/34 और फिर जो है आपका उसी तरह से सबको काटना है और जिसका रेशियो अनुपात सबसे ज़्यादा आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 35/18 का जो है अनुपात सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है 18 दूना 36, ऑब्वियसली बात है कि 18 दूना 36 के आसपास है। ये देखिए 21 दूना 42 के आसपास नहीं है, मतलब एक तो ज़्यादा होना चाहिए ना, 41 होता तब ना इसका टक्कर के आसपास होता। 27 दूना 54 के आसपास नहीं है ये। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए तो 34 दूना आपका 68 के आसपास ये नहीं है। ठीक, फिर 40 दूना 80 के आसपास ये नहीं है, मतलब सबसे जो है ज़्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा रेशियो। ठीक है, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो है आपका यह मैथ का पेपर रहने वाला है। आप लोग देख के थोड़ा सा डर गए होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा डरना ज़रूरी है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका मैथ का कोई टीचर हो तो प्लीज़ आप उससे क्लास कर लीजिए। ठीक है, मैथ में दोस्तों मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। ठीक, मैथ आप लोग बना लीजिए, कोई टीचर है तो उससे ले लीजिए हेल्प। मैं केवल बैक सपोर्ट के लिए हूँ यार। ठीक है, मुख्य सपोर्ट के लिए अगर सोशल साइंस का सब्जेक्ट वगैरह होगा तो मैं मुख्य सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मैथ में मैं बैक सपोर्ट ही बन पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद अपना क्लास 10th में तो मेरा मैथ में तो 97 आया था, वो बात अलग थी। क्लास 10th का मैथ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो फिर गर्दा उड़ा देता है। ठीक है,
तो क्लास 10th का मैथ नहीं है, ये क्लास 11th का मैथ के बराबर है आपका, और कंपटीशन मैथ भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर क्लास 12th में मैंने आर्ट्स ले लिया, तो फिर मैं इंटर का मैथ नहीं पढ़ पाया। मैंने कंपटीशन मैथ पढ़ा है लेकिन ये वाला मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको जितना हो सके मैं बैक सपोर्ट ही करूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई अगर टीचर हैं, कोई भैया हैं, कोई दीदी है तो उन साइंस के, तो उनको दिखाइएगा ये सारे सिलेबस और उनसे पढ़ लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको ये नहीं कि एक स्टूडेंट की तरह समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको अपना एक छोटा भाई, एक छोटा सिस्टर या फिर एक छोटा दोस्त जो होता है ना, उसी तरह समझा रहा हूँ कि यार आप मेरे घर के आदमी हैं, ठीक है। मैं जो रियलिटी होता है वही बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए यार मैं सब कंप्लीट करा दूंगा, नहीं भाई, जो चीज़ नहीं सकूँगा वो डायरेक्ट नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। दोस्तों मैथ का सब्जेक्ट आप लोग क्लास कर लीजिएगा, मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको फेल करा सकता है, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, इसलिए इन 2 का क्लास आप लोग हो सके तो क्लास कर लीजिए, कोई जो एक्सपर्ट आपके भैया या कोई टीचर हैं तो, ठीक है। बाकी मैं बैक सपोर्ट करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है 50 वर्ड का सब दे रहा हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर किन्हीं को लगे कि मैं यहाँ से तो 4 साल में मेरा ग्रेजुएशन होने को रहा, ठीक है, तब आप लोग ईमानदारी से इग्नू में एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। IGNOU इग्नू, ठीक है, इग्नू में एडमिशन करा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इग्नू से आराम से आप लोग 3 साल में अभी भी इग्नू में ग्रेजुएशन होता है और 12,000 रुपया खर्चा आता है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल सब कोई सक जाएगा, ज़रूरी नहीं है यार कि सब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट ही कर ले, ठीक है। इतना टफ कर दिया गया है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। यूथ एंड रूर जो बोलते हैं उसको, युवा और सच्चाई सब कुछ होगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।